तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था ऊष्मा स्थानांतरण का, हमने ऊष्मा की चालन विधि पढ़ ली थी। तो ऊष्मा की जो चालन विधि पढ़ी थी, हमारे 3 विधियों के नाम लिए थे, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। चालन विधि हमने करी थी कंप्लीट, उसके बाद हमारे पास संवहन विधि और विकिरण विधि आती है। तो पहले हम विकिरण विधि के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारे लिए विकिरण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। संवहन विधि में से हमारे लिए बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। और विकिरण विधि के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि विकिरण होता क्या है, विकिरण से कैसे कैसे नियम आते हैं, उन सब के बारे में हमें इसमें जानना है। तो विकिरण में सबसे पहली बात तो होती है कि विकिरण होता क्या है। जब भी कोई वस्तु पे कोई ताप होता है, किसी भी ताप के कारण, हर एक वस्तु, दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कि ताप के कारण ताप ना हो, जिसमें कि ताप ना हो, तो ताप के कारण उसमें से हमेशा कुछ ना कुछ ऊष्मीय विकिरण निकलते रहते हैं। तो ताप के कारण, विकिरण का मतलब ताप के कारण बिना माध्यम के ही ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाना, स्थानांतरित हो जाना ही ऊष्मा का विकिरण मेथड या विकिरण विधि कहलाती है। इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जिसमें जैसे कि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ये एक तरह से विद्युत चुंबकीय तरंगे उसमें से निकलती है। एक्चुअल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई चीज को, हमें कोई चीज कब दिखाई देती है, आपने पढ़ा कि जब कोई परावर्तन होता है तो परावर्तन होने पर हमें वो चीज दिखाई देने लगती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि मान लो मेरे को मोबाइल दिख रहा है, तो मान लीजिएगा कोई भी लोहे की चीज है, ये मान लो ये लोहे की चीज है और ये आपको दिख रही है, तो कारण क्या हो रहा है कि प्रकाश गिर रहा है, परावर्तित होकर के आंखों में लाइट जा रही है और दिख रहा है। ठीक ऐसे में दिखाई देता है। लेकिन अगर मान लो ये लोहे की चीज को मैं किसी बिल्कुल डार्क रूम में ले जाऊं, बिल्कुल अंधेरे कमरे में ले गया जहां प्रकाश की किरण भी नहीं आ रही, तो बताओ क्या लोहे की ये चीज वहां दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई प्रकाश नहीं जा रहा इसके ऊपर, जिससे कि परावर्तित होकर आंखों तक पहुंचे, इसलिए हमारे लिए दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर मान लो इस लोहे की चीज को मैं पूरी तरह से गर्म कर लूं, बिल्कुल लाल गर्म कर लूं, लाल गर्म करके कमरे में ले जाऊं, बिल्कुल अंधेरे कमरे में, तो क्या दिखाई देगी? दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? यस, दिखाई देगी, बिल्कुल लाल दिखाई देगी। कारण क्या है कि उसमें ताप के कारण उसमें से लाल रंगों की विद्युत चुंबकीय तरंगे या प्रकाश उसमें से उत्पन्न हो रहा है, जो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, उससे कारण दिखाई दे रही है, यानी कि बिना परिवर्तन के भी दिख रहा है। यानी कि दिख क्यों रहा है उसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगे या परावर्तित किरणें की तरह से ही उसमें से लाल रंग की किरणें हमारी आंखों में जा रही है, जिससे कि हमें वो विजिबल है, दिखाई दे रहा है। तो ठीक इससे हमने ये आइडिया लगा दिया कि इसका मतलब दुनिया की कोई भी चीज किसी भी ताप पर हो तो उसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं। वो विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी भी हो सकती है जो दिखाई ना दे, और ऐसी भी हो सकती है जो दिखाई दे। अगर वो कोई दिखाई दे तो मतलब उसमें से हमें कौन सी तरंग की निकली? दृश्य प्रकाश की किरणें निकलती दिखाई दे रही, और वो हमारे लिए दृश्य रीजन में है, दृश्य प्रकाश में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें कोई चीज दिखाई नहीं दे रही तो उसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं निकल रही है, क्योंकि ताप तो हर एक चीज का है भाई। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई ताप ना हो। अगर हम अभी बात करें अपनी, तो हम किस टेम्परेचर पर रहते हैं? हम रहते हैं जनरली 27 डिग्री सेल्सियस पर, मान लो रूम टेम्परेचर को। 27 डिग्री का मतलब 300 केल्विन, तो 300 केल्विन पर रहते हैं। तो इतने केल्विन पर तो दुनिया की हर चीज में से ऊष्मा निकल रही है, दुनिया की हर चीज में से उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि हर चीज में से विद्युत चुंबकीय तरंगे निकल रही है। इसका मतलब हम कभी इस चीज से बच ही नहीं सकते। विकिरण से दुनिया की कोई चीज आज तक नहीं बच पाई, क्योंकि विकिरण तो हमेशा हर समय होता ही रहेगा, क्योंकि वो ताप के कारण है, और ताप है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती रहेंगी। ये ताप जीरो छोड़ करके, 0 केल्विन छोड़ करके 1 केल्विन 2 केल्विन कितना भी हो, 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -272 भी होगा। -272 का मतलब 1 केल्विन, यानी कि -272 पर भी कोई चीज होगी तो आप ये समझ लेंगे कि उसमें से भी ऊष्मीय विकिरण निकल रहे होंगे, या उसमें विकिरण को वो अवशोषित कर रहा होगा। तो क्योंकि ताप होना अनिवार्य है। ताप होना क्यों अनिवार्य है भाई? विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पन्न होने का क्या कारण है? अगर उसकी बात करें कि विद्युत चुंबकीय उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो एक चीज दिमाग में रखेंगे, जब भी कोई कण त्वरित गति करता है, त्वरित गति करता है या कंपन करने लगता है, कंपन करने वाली गति भी त्वरित गति होती है। जब भी कोई कण त्वरित गति करता है, त्वरण के साथ चलता है, तो हमेशा उसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित होती है। ये दिमाग में डालना है अभी तो एक बात आप, क्योंकि आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में
आप 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में स्थिर वैद्युतिकी में। लेकिन क्या याद रखना कि जब भी कोई कण त्वरण के साथ चलता है तो उसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी ताप तो हर चीज पर है, और मैंने बताया था कि ताप का सीधा सीधा सा लिंक किससे है? उस बॉडी के अंदर कणों से, उस बॉडी के अंदर कणों से है। तो जो ताप के कारण कणों में कंपन हो रहे हैं, उन कंपनों के कारण उनमें त्वरण है, और त्वरण के कारण उसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। इसका मतलब ताप तो हमेशा है, इसका मतलब उसमें से हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती रहेंगी। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों निकलने का कारण क्या है? ताप के कारण उसके अंदर के कणों का कंपन, वाइब्रेशन, वो त्वरित है। ठीक है, तो ये तो हो गया विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या है, ये विकिरण होता क्या है। विकिरण एक तरह से सबसे तेज ऊष्मीय विकिरण जो है, सबसे तेज ऊष्मा को स्थानांतरित करने का एक तरीका है। ठीक है, इसमें माध्यम हो ये जरूरी नहीं है, हो या तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ताप के कारण बिना माध्यम के ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना उसमें विकिरण कहलाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, जैसे सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है, विकिरण पहुंचते हैं, क्या बीच में स्पेस भी है जहां पे कोई भी माध्यम नहीं है? इसका मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और माध्यम होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसे कुछ खास गुण है। शुरू में मैं इसके आपको थोड़ी थ्योरी बताऊंगा, थोड़ी सी थ्योरी को आप याद रखेंगे, क्योंकि वो चीजें याद रखोगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। शुरू के 10-15 मिनट हम थोड़ी थ्योरी पे बात करेंगे, फिर से कुछ नियम है वो नियम पढ़ेंगे। नियम क्या क्या है भाई? नियम स्टीफन्स लॉ है, स्टीफन का नियम है, और भाई न्यूटन का शीतलन नियम है, और भाई किरचॉफ का विकिरण का नियम है, फिर वीन्स का नियम है। तो ऐसे कई सारे नियम आप इसमें पढ़ने वाले हैं, कम से कम 4 तो पढ़ेंगे ही, और ये 4 नियमों को पढ़ लेने के बाद आपका ये विकिरण वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इन 4 नियमों में बहुत कोई ना कोई नियम पे सवाल भी आ जाता है, और बहुत सवाल आते हैं तो हमें तो उसको बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की दूसरी विधि हम पढ़ रहे हैं, विकिरण विधि। इसमें विकिरण का मतलब ताप के कारण किसी भी वस्तु में से उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का निकलना। क्या अब ये दिमाग में डाल लें कि अगर किसी वस्तु पे ताप है, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, इस पे कोई ताप है, तो क्या इसमें से उसमें विकिरण निकल रहे होंगे? तो आंसर है यस। लेकिन इस ताप की खास बात क्या है कि दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 केल्विन, -273 से ज्यादा होना अनिवार्य है। ये मान लो कि -273 पे 0 केल्विन पर सारे कण, अणु, एटम सब सन्नाटे में चले जाते हैं, बिल्कुल शांत, कोई वाइब्रेशन नहीं करता। जो वाइब्रेशन ही नहीं है, कंपन ही नहीं है, तो काहे के विकिरण? ठीक है, कंपन होंगे तो विकिरण निकलेंगे। तो इसका मतलब 0 से केल्विन से ज्यादा ताप होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, जितना ज्यादा ताप उतनी ज्यादा उसमें विकिरण, इतनी कम ताप उतना कम उसमें विकिरण। ठीक है, तो उसकी बात हम करेंगे। अब गुणों की बात करते हैं। पहला गुण इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह हम जान चुके हैं। इसमें ऊष्मा स्थानांतरण का सबसे तेज तरीका है, यस, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल से चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल से चलता है। सभी वस्तुएं ताप के कारण 0 डिग्री देन केल्विन से ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, और हर समय करती रहती है। अवशोषण भी होता रहता है, उत्सर्जन भी होता रहता है। तो इसीलिए ये अपना अवशोषण भी होगा और उत्सर्जन भी होता रहेगा। तो ये भी इसका गुण है, याद रखेंगे। ताप के कारण वस्तु के कण कंपन करते रहते हैं। ये इसका तरीका, कारण बताया कि भाई क्यों होता है ऐसा। कण कंपन करते हैं जिसके वजह से वे त्वरित रहते हैं और विकिरण को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, सामान्यतः ऊष्मीय विकिरण अदृश्य अवरक्त किरणें भी होती हैं। अवरक्त किरणें होती है ना, IR, इंफ्रारेड किरणें दृश्य भी हो सकते हैं प्रकाश की को उसमें, जैसे विजिबल होती है विबी की ओर की भी हो सकती है। ठीक है, और जो कि सीधी रेखा में मान लेते हैं उनको प्रकाश की तरंगों की तरह ही, जैसे प्रकाश की किरणें चलती हैं वैसे इनको भी मान लेते हैं कि सीधी चलती हैं। और चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं तो इनमें जो प्रकाश के साथ होता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ होता है, जो गुण विद्युत चुंबकीय तरंगों के हैं वही गुण इनके भी होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें परावर्तन भी हो सकता है, अपवर्तन भी हो सकता है, विवर्तन भी, ध्रुवण भी हो सकता है। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के सारे गुणों को फॉलो करते हैं। ये अच्छे अवशोषक अगर हैं तो अच्छे उत्सर्जक भी होंगे। अगर कोई वस्तु
ऊष्मा को बहुत ज्यादा अवशोषित कर लेती है, तो वो ऊष्मा को बहुत ज्यादा उत्सर्जित भी करेगी। यही हम चीजें धीरे धीरे नियमों के फॉर्म में पढ़ेंगे। इनके कुछ नियम आएंगे, किरचॉफ का नियम भी पढ़ेंगे, स्टीफन का नियम भी पढ़ेंगे इस UV विकिरण के ऊपर ही, ठीक है। तो अभी और कुछ खास बातें और जानते हैं और कुछ खास बातें जानते हैं, इनको आप ध्यान से समझ लें। इसको पॉज करके नोट करना चाहिए, नोट करें अच्छे से। उसके बाद हम कुछ बातें समझते हैं इसकी विकिरण की, फिर कुछ डेफिनेशंस निकालेंगे। डेफिनेशंस निकालने के बाद फिर इसके न्यूमेरिकल्स पर भी जाएंगे। ओके, तो और खास बातों की बात करें अगर, तो याद रखेंगे कि अगर कोई बिंदु सोर्स है, बिंदु स्रोत, मान लो कोई गोली है और साथ में कोई ताप पर गर्म किया हुआ है, तो उसमें से जो ऊष्मा निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? तो उसमें से जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तेज गर्म दिखाई लगेगी ऊष्मा, यहाँ जाओगे तो ऊष्मा कम लगेगी। यानी कि जो ऊष्मा की तीव्रता है बिंदु स्रोत से, जो तीव्रता निकलती है, आई बोलते हैं इसको, ये क्या होती है? ये एक्चुअल में ऊष्मा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होती है। इकाई एरिया से, इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, ये प्रोपोर्शनल होती है 1/r²। दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी दूर जाएंगे उतना कम हमें ऊष्मा फील होगी। यहाँ पे मान लो ये कोई सोर्स है, इसके पास है बहुत बिंदु सोर्स, इसके पास है तो बहुत तेज सुनाई देगी, लगा हीट फील होगी, गर्म फील होगी। दूर जाएंगे तो कम। तो वो जो कम हो रही है उसकी पर यूनिट एरिया में प्रति सेकंड ऊष्मा जो गिर रही है, वो हमारी इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से चेंज होती है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, आगे इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली तीव्रता है। ये तीव्रता वाला फॉर्मूला बहुत काम आएगा, जिसे हम आगे उत्सर्जित अक्षमता भी बोलेंगे, उत्सर्जन अक्षमता। और इसके बाद इसको ध्यान रखने की चीज ये भी है कि ऊष्मीय विकिरण को, ये सिर्फ जानकारी के लिए है, अपना याद रखेंगे। ऊष्मीय विकिरण को अगर मापना है, उसको देखना है, तो जिसका इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। हिंदी में भी स्पेक्ट्रम ही बोलेंगे, हिंदी में भी स्पेक्ट्रम बोलेंगे। उसमें इस विकिरण का जो स्पेक्ट्रम है उसको देखने के लिए एक स्पेशल याद रखने की चीज है, KCI प्रिज्म बोलते हैं। KCI प्रिज्म बोलते हैं या रॉक साल्ट प्रिज्म, चट्टानी लवण। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिज्म यानी कि ऊष्मीय विकिरणों को अगर हमें ऑब्टेन करना है, उनको लेके आना है, तो उनको देखने के लिए हम रॉक साल्ट प्रिज्म का यूज करते हैं। जानकारी के लिए उसका बस याद रखेंगे आप। दूसरी बात ये कि उनको अगर मापना है, ऊष्मीय विकिरण को मापना है, मापने के लिए यूज करते हैं बोलोमीटर। याद रख लेंगे इसको भी, बोलोमीटर याद रखने की चीज है। कहीं पर अगर पूछ ले जाए तो कैसे मापते हैं ऊष्मीय विकिरणों को, बोलोमीटर की हेल्प से, ठीक है। और बहुत ज्यादा ताप की चीजें मापनी तो पायरोमीटर से मापते हैं। वो ज्यादा पूछ नहीं जाते, बहुत ज्यादा ताप है तो, हाई ताप है तो पायरोमीटर से, जनरली बोलोमीटर से हम उसको माप लेते हैं। तो ये खास चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो उसके गुण हैं, ठीक है। विकिरण क्या होता है, विकिरण के क्या क्या गुण होते हैं, ये हमने इसमें बता दिया, याद रखेंगे। अब इसके लिए एक थ्योरी बनाई गई, एक सिद्धांत बनाया गया। इस थ्योरी को ध्यान रखते हुए हमें इसको आगे पढ़ना है। थ्योरी क्या है? उस थ्योरी का नाम होता है प्रीवोस्ट थ्योरी, ऊष्मीय विकिरण के विनिमय की प्रीवोस्ट थ्योरी। प्रीवोस्ट थ्योरी क्या होती है इसको जानते हैं। ऊष्मीय विकिरण की विनिमय की प्रीवोस्ट थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो हमने विकिरण के बारे में जान लिया है, विकिरण के गुणों के बारे में जान लिया है। अब विकिरण के ऊपर एक थ्योरी बनाई गई जिसे
प्रीवोस्ट ने दिया था, साइंटिस्ट प्रीवोस्ट ने। तो वो थ्योरी क्या है थोड़ा वो जान लेते हैं। थ्योरेटिकल चीज है, बहुत सिंपल है, एक लाइन 2-3 लाइनों में बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो वो थ्योरी को समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो थ्योरी क्या है? थ्योरी में ये बताया गया कि दुनिया की कोई भी वस्तु है जिसके ऊपर ताप है, और ताप में हर चीज है, हर एक वस्तु ताप पर है। तो जिसके ऊपर ताप है और वो किसी न किसी वातावरण में रखी हुई है, तो वो वस्तु हमेशा हर समय उस ताप के कारण ऊष्मा का उत्सर्जन करती रहेगी, और साथ ही साथ उस अपने जो वातावरण चारों तरफ है उस वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित भी करती रहेगी। ये हमेशा दुनिया में चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये पहला उसने नियम दे दिया कि भैया ऊष्मा का जो विनिमय है, ऊष्मा का जो एक्सचेंज है, इधर से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से वातावरण में, वातावरण से वस्तु में, वो किस तरीके से हो रहा है? वो ताप के कारण हमेशा वस्तु से वातावरण में, वातावरण से वस्तु में हर समय होता रहेगा। लेकिन अगर वस्तु से उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है या वस्तु में अवशोषण ज्यादा हो रहा है और उत्सर्जन कम हो रहा है, तो इसका मतलब वातावरण के में से ज्यादा ऊष्मा अवशोषित कर रही है और खुद कम ऊष्मा उत्सर्जित कर रही है। इसका मतलब क्या होगा कि वस्तु अपना ताप बढ़ा रही होगी, वस्तु अपना ताप बढ़ा रही होगी। कि यदि वस्तु उत्सर्जन की तुलना में ज्यादा विकिरण को अवशोषण करती है, यदि वस्तु उत्सर्जन की तुलना में ज्यादा विकिरण को अवशोषण करती है तो उसका ताप बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं कि वस्तु विकिरण के कारण गर्म हो रही है। सिंपल सी बात है। अरे भाई कोई ठंडी चीज है, यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे गर्म हो रहा है वातावरण, अगर तो गर्म हो जाएगी ना वातावरण में से। क्यों? क्योंकि उसने वातावरण में से उसमें ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उत्सर्जित नहीं कर रही, उत्सर्जित तो कर रही लेकिन कम उत्सर्जित कर रही है, जिसका ताप बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पहला नियम क्या बताया कि जब कोई वस्तु उत्सर्जन की तुलना में ज्यादा विकिरण को अवशोषित करती है तो उसका ताप बढ़ जाता है। हम कहते हैं कि वस्तु विकिरण के कारण गर्म हो गई। इसका उल्टा, जब कोई वस्तु अवशोषण की तुलना में ज्यादा विकिरण को उत्सर्जित करती है, उत्सर्जन ज्यादा कर रही, तो उसका ताप घट जाता है। अरे अपने अंदर से ज्यादा ऊष्मा निकाल रही तो घटेगा ताप। ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसका ताप विकिरण के कारण घट गया है। लेकिन अब एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जब अपना उत्सर्जित करती जा रही तो उसका ताप घट रहा है। और वातावरण का ताप, जनरली तो वातावरण के ताप पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वातावरण इतना बड़ा है। तो जब वस्तु का ताप वातावरण के ताप के समान हो जाता है तो प्रति सेकंड उत्सर्जित और अवशोषित ऊष्माएं समान हो जाती है। तो उत्सर्जित और अवशोषित ऊष्माएं समान हो जाती है, यानी कि उत्सर्जन और अवशोषण अगर बराबर हो जाए, उनकी दर बराबर हो जाए, प्रति सेकंड जितनी ऊष्मा निकल रही उतनी ऊष्मा आ रही, तो उसके ताप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई मेरे पास 100 रुपये हैं, मैंने 10 रुपये दिए, 10 किसी ने मुझे दिए, तो वे 100 ही रहेंगे ना। तो प्रति सेकंड जितने जा रहे उतने आ रहे। ठीक है, तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि यदि वस्तु का ताप वातावरण के ताप के समान हो जाए तो प्रति सेकंड उत्सर्जित और अवशोषित ऊष्मा की वैल्यू समान हो जाती है, यानी कि ऊष्मा की दर समान हो जाती है। उस समय जितनी ऊष्मा निकल रही उतनी ऊष्मा आ रही है, तो मतलब वस्तु का ताप कांस्टेंट हो गया। और उस समय हम बोल सकते हैं या उसका ताप वातावरण के ताप के बराबर बोल सकते हैं उस समय। तो सीधी सी भाषा में अगर इस थ्योरी को समझना है, 3 लाइनों में समझते हैं कि भाई अगर ताप वस्तु का कम, वातावरण का ज्यादा, तो अवशोषण ज्यादा होगा, उत्सर्जन कम होगा। और उसका ताप क्या होगा? इसके ताप की वैल्यू, अवशोषण कम ज्यादा होगा ना तो बढ़ेगी, इसमें ताप की वैल्यू घटेगी, इसमें ताप की वैल्यू उसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ताप वस्तु का ज्यादा, वातावरण का कम, तो उत्सर्जन ज्यादा, वातावरण में अवशोषण कम। तो T बराबर Ts, उत्सर्जन बराबर अवशोषण। तो सिंपल सी ये थ्योरी को हमने एक शॉर्ट फॉर्मेट में लिख दिया कि भाई अगर ये ज्यादा है, T वस्तु का कम है और वातावरण का ज्यादा है, तो उसका मतलब वो अवशोषित करेगी वातावरण से। T ज्यादा है, Ts कम है, तो मतलब उत्सर्जन जो है ज्यादा होगा तो उत्सर्जित करेगी, तो उसका ताप कम होगा। और अगर T बराबर Ts है तो मतलब जितनी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है उतनी ऊष्मा अवशोषित हो रही है, और ये हर समय चलता रहेगा, ऐसे दुनिया की कोई चीज नहीं रोक सकती। इसका मतलब उत्सर्जन और अवशोषण हमेशा होता रहेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि इस वस्तु का ताप कांस्टेंट है, फिक्स है, इस कमरे में रखी हुई इस वस्तु का ताप मान लीजिएगा यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20 डिग्री सेल्सियस होने पर इसमें से उत्सर्जन और अवशोषण रुक गया। जितनी रेट से, जितनी दर से ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है
उसी दर से इसमें ऊष्मा का अवशोषण भी हो रहा होगा, इसीलिए इसका ताप फिक्स है। ठीक है, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें ऊष्मा का विकिरण ना हो। हम चाय पीते हैं तो चाय ठंडी हो जाती है, तो क्यों ठंडी हुई? क्योंकि उसमें से ऊष्मा का विकिरण हो रहा है। दूध ठंडा हो गया, पानी ठंडा हो जाता है, तो ऊष्मा की विकिरण विधि के कारण, यानी कि विकिरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें बचा नहीं जा सकता, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके नियम क्या है, फिर भाई इसको निकालें कैसे, विकिरण को कैसे मेजर करें, कैसे मापें, उसके लिए हमें कुछ नियम पढ़ने हैं, स्टीफन के नियम पढ़ने हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जो हमें जाननी है। तो डेफिनेशंस क्या है वो समझते हैं। अवशोषण, अवशोषित अक्षमता, अवशोषण अक्षमता, उत्सर्जन अक्षमता, तथा पारगम्य, पारगम्य अक्षमता। ट्रांसमिटिंग पावर बोल सकते हैं, ट्रांसमिटिंग पावर, एमिशन पावर बोल सकते हैं, या उत्सर्जन अक्षमता की जगह पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन अक्षमता, परावर्तित अक्षमता। परावर्तन अक्षमता, रिफ्लेक्शन पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर, और इसको एब्जॉर्प्शन पावर। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। जनरली इसको ए से दिखाते हैं, इसको आर से दिखाते हैं, इसको टी से दिखा देते हैं। होती क्या है भाई, होती ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर मान लीजिएगा इस पर कोई भी पावर इंसिडेंट हुई, कोई ऊर्जा इंसिडेंट हुई, आपतित हुई, तो ये ऊर्जा इसमें जो है इसमें से परावर्तित भी होगी, तो क्यू आर लिख दिया। इसमें से कुछ ऊष्मा ट्रांसमिट भी हो जाएंगी, ट्रांसमिट मतलब पार कर जाएंगी, तो क्यू टी लिख दिया। और कुछ इसने इसमें क्या कर लिया, अवशोषित कर ली, क्यू ए लिख दिया। ये कौन सी है, एब्जॉर्ब, अवशोषित, ये ट्रांसमिट, ये परावर्तित। ठीक है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि भाई जो क्यू आई है, जितने भी इसमें ऊष्मा गिरी है, वो किसके बराबर होगी, क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी के, कंफर्म है। ठीक है, अगर मैं इसी इक्वेशन को पूरी को क्यू आई से भाग कर दूं, पूरी को क्यू आई से भाग कर दिया, ये कट जाएगा बेटे, ये बनाएगा ये क्यू ए अपॉन क्यू आई, अवशोषित ऊर्जा या ऊष्मा बटे आपतित, इसके अनुपात को बोलते हैं अवशोषित पावर या अवशोषण अक्षमता। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग पावर, इसको बोलेंगे ट्रांसमिटिंग पावर। इनके ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भाई टोटल मिला करके तो 100% थी, लेकिन वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब इसमें बहुत ध्यान से देखो तो ए को हमने क्या लिखा, क्यू ए अपॉन आई, क्यू आर अपॉन आई, क्यू आई, तो इनकी कोई यूनिट, ये सब क्या है, ये सब यूनिट लेस है। लेकिन इनका अगर वर्ड क्या लग रहा है, पावर, अक्षमता। इसका मतलब ये नहीं कि इनकी पावर के फॉर्म में इनकी आपको यूनिट देनी है, लेकिन इनका नाम है, ये नाम ऐसे ही याद रखना है, अवशोषित अक्षमता, परावर्तन के लिए परावर्तित अक्षमता, परावर्तन अक्षमता, पारगम्य क्षमता। तो ये इनके नाम है क्षमता वाले, या पावर वर्ग शब्द लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी यूनिट है। तो इनकी यूनिट वाट मत लगा देना, या फिर जूल पर सेकंड मत लगा देना। तो ये सब क्या है, यूनिट लेस है, इस तरह पे गुणांक है, एक तरह से क्या है, ये गुणांक है। आप इसको भी बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, परावर्तन गुणांक, अवशोषण गुणांक, और या फिर पारगम्य गुणांक। इनको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अवशोषण गुणांक ही बोल सकते हैं, अवशोषण गुणांक। और इसको क्या बोल सकते हैं, परावर्तन गुणांक,
इसको क्या बोल सकते हैं, पारगम्य गुणांक। तो गुणांक भी कह सकते हैं भाई इसको, है ना, इसमें से कोई बात नहीं है। अच्छा, अब इनके साथ ही ध्यान ये रखना है कि भाई मान लो अगर कोई वस्तु पूरी तरीके से इसको अवशोषित कर ले, अगर मैं बोलूँ कि भाई ए की वैल्यू मान लीजिएगा 1 है, इसका मतलब ये कैसी वस्तु है, ये सारी ऊष्मा को अवशोषित कर रही, यानी कि इसने कुछ भी ना परावर्तित किया और ना ट्रांसमिट किया। तो इस केस में आर की वैल्यू क्या हो गई, 0, और टी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब इसने ना कुछ भी परावर्तित किया और ना ही कुछ इसने। और अगर मैं बोलूँ कि ए की वैल्यू, हालांकि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पूरी तरह से अवशोषित कर ले, कुछ तो परावर्तित करती है या कुछ तो ट्रांसमिट करती है। अगर मैं बोलूँ ए की वैल्यू 0.6 है और आर की वैल्यू, प्यारे बच्चों हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। 0.4 है तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6 प्लस 0.4, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसका मतलब इसने कुछ अवशोषित की 40%, लगभग 60% इसने अवशोषित की, 40% उसने परावर्तित की, और उसने कुछ भी अपने अंदर से पार होने नहीं दिया, यानी कि इसकी पारगम्यता 0 है, पारगम्य अक्षमता 0 है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 0 है। या ऐसा बोल सकते हैं कि आर की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और टी की वैल्यू भी 0, यानी कि उसने अपने अंदर से कोई भी ऊष्मा ना अवशोषित की और ना पार करी, तो सारी ऊष्मा को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे कि समांतर समतल दर्पण को मान के चलते हैं हम, लगभग सारी ऊष्मा को वो परावर्तित कर देता है। हमने अभी बात की कि भाई किसी वस्तु पे कोई भी ऊष्मा आपतित होती है QI, तो उसमें से कुछ इसमें परावर्तित होती है, कुछ उसके अंदर ही रह जाती है और कुछ इसमें से बाहर आ जाती है, QT। तो जिसके बेसिस पर A की वैल्यू A प्लस टी प्लस आर की वैल्यू 1 आ गई थी। अगर मान लो मैंने बोला A की वैल्यू 1 तो टी की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू भी 0, अभी हमने पढ़ा ये वाली चीज। तो A की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, ऐसी वस्तु जो सारी की सारी ऊष्मा को या ऊर्जा को, सारे विकिरण को अवशोषित कर रही है। तो ऐसी वस्तुओं को जो सब कुछ अवशोषित कर ले, लेकिन अगर इनका कोई ताप बढ़ा दिया जाए, किसी ताप पर अवशोषित तो कर लिया, लेकिन फिर किसी ताप पर, किसी उच्च ताप पर उसने सारी विकिरण को उत्सर्जित भी कर दिया, अपने अंदर से बाहर भी निकाल दिया, तो फिर हम उस बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। इसलिए हम अब आगे पढ़ने वाले हैं कर्षणिका। एक्चुअल में एक चीज में ध्यान रखना, परावर्तित और उत्सर्जित में अंतर है। परावर्तित तो क्या होगी कि ऊपर से कोई ऊष्मा गिरी या ऊर्जा गिरी या विकिरण गिरे तो परावर्तित हो गई, लेकिन उत्सर्जन किसके कारण होता है, ताप के कारण। उत्सर्जन टेम्परेचर के कारण होता है, तो अंदर से निकलेगी, बॉडी के अंदर से ही निकल कर आएगी बाहर। तो अंदर से कब निकलेगी, जब उसने अंदर यहाँ पर उसमें है, तो उसने अगर अवशोषण ज़्यादा कर लिया, 100% अब्जॉर्ब कर लिया, 100% अवशोषण कर लिया, तो वो 100% उत्सर्जन भी कर सकती है किसी और ताप पर। और ऐसी वस्तु जो कि 100% उत्सर्जन करती है और 100% अवशोषण करती है, तो उस तरह की वस्तुओं को बोलते हैं कर्षणिका। तो कर्षणिका की डेफिनेशन क्या पड़ सकती है, ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी वस्तुएं जो किसी निम्न ताप पर पूरी तरह से ऊष्मा का अवशोषण कर लेती हैं, वो वस्तुएं किसी उच्च ताप पर उस सारी ऊष्मा का पूरी तरह से उत्सर्जन भी कर देती हैं। ऐसी वस्तुएं कहलाती है आदर्श कर्षणिका। ऐसी वस्तुएं कहलाती है आदर्श कर्षणिका। क्या होगी, ऐसी वस्तुएं जो पूरी तरह से 100% अवशोषण कर लेती हैं किसी निम्न ताप पर, तो उच्च ताप पर फिर वो सारी की सारी ऊष्मा को उत्सर्जित भी करती है। जितने भी विकिरण उस पर गिरे सारे अवशोषित कर ले, फिर किसी ताप पर वो सारे को उत्सर्जित भी करती है। ऐसी वस्तु को बोलते हैं कर्षणिका या फिर ब्लैक बॉडी या फिर आदर्श ब्लैक बॉडी, अगर वो 100% बात कर लेते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई भी 100% ब्लैक बॉडी नहीं है जो कि सारी की सारी ऊष्मा को अवशोषित कर ले। हम मान सकते हैं कि भाई कोई चीज़ अगर 99% तक भी अब्जॉर्ब कर रही है, 99% तक भी ऊष्मा को उसने अवशोषित कर लिया, तो हम बोल देते हैं कि ठीक है भाई इसने 99 भी कर लिया तो लगभग 100% ही कर लिया, तो इसको हम आइडियल की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसको हम आइडियल की कैटेगरी, आदर्श कर्षणिका की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है,
तो कुछ साइंटिस्टों ने ऐसा करने की कोशिश की कि भाई ऐसी कोई वस्तु बनाई जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर ले या ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को उत्सर्जित कर ले। तो इसमें कुछ के नाम मैं बता देता हूँ। तो जैसे पहले वाली है आदर्श कृष्णिका के बारे में। तो इसके लिए आदर्श कृष्णिका के लिए आप ये भी बात ध्यान रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, आर की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 0। लेकिन उत्सर्जन मतलब एमिशन, अपने अंदर से उत्सर्जित करना, तो उत्सर्जन अक्षमता ई बोलते हैं इसको, दैट इज ऑल्सो 1। ये भी 100% सारे की सारी चीजों को निकालेंगे, इसको बोलते हैं उत्सर्जन अक्षमता। ठीक है, ये भी 1 होनी चाहिए। खैर अभी बात करते हैं हम कुछ ब्लैक बॉडीज की। पहली ब्लैक बॉडी, कुछ ब्लैक बॉडीज हैं या कर्षणिका है जिसमें पहला नंबर आता है फेरीज ब्लैक बॉडी। फेरी ब्लैक बॉडी मतलब कर्षणिका, ब्लैक बॉडी मतलब कर्षणिका। ठीक है, फेरी ब्लैक बॉडी। और भी एग्जाम्पल है याद रखना, प्लेटिनम ब्लैक बॉडी, प्लेटिनम ब्लैक बॉडी, बस नाम याद रखने। ठीक है, कार्बन ब्लैक बॉडी, कार्बन ब्लैक बॉडी। ठीक है, लैंप ब्लैक बॉडी, सन भी ब्लैक बॉडी है, सन ये भी ब्लैक बॉडी है। तो ब्लैक बॉडी का काला होना जरूरी नहीं है। ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि काला होगा तो ब्लैक बॉडी होगी। हाँ, काले रंग में ये वाली गुण है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा को अवशोषण कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काला रंग होना ही जरूरी है। जैसे सन है, कभी ना कभी उसने बहुत कुछ उसने अवशोषित किया हो जो उसका छोड़ रहा है वो, है ना। सन भी क्या है, ब्लैक बॉडी है। और अपने कोई भी स्टार है जिसमें, स्टार भी जनरली बहुत सारे ऐसे स्टार है जो बहुत ऊष्मा निकालते हैं, तो वो सब भी किस में आ जाते हैं, ब्लैक बॉडी की कैटेगरी में आते हैं। इन सब के लिए हम ए की वैल्यू ई की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारे लिए जो है जो बनाई गई है कृत्रिम कह सकते हैं, आर्टिफिशियल कृत्रिम ब्लैक बॉडी जो बनाई गई, फेरी ने बनाई, उसने क्या करा, उसने ये कहा कि भाई 100% ब्लैक बॉडी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अब्जॉर्ब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर ले। तो उसने एक ऐसे बनाया, एक रिंग लिया किसी मेटल का और यहाँ पे ब्लैक कलर कर दिया, अंदर थोड़ा ब्लैक कलर कर दिया ताकि और ज़्यादा अवशोषण हो जाए, क्योंकि ब्लैक कलर होने से अवशोषण क्षमता और बढ़ेगी। ठीक है, तो और यहाँ पर एक छोटा सा परावर्तक लगा दिया। एक परावर्तक लगा दिया तो हुआ क्या, जैसे यहाँ से कोई किरण इसमें एंटर की, प्रकाश यहाँ से कोई एंटर किया तो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ चला गया, यानी कि बाहर वापस जाने नहीं पाया। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ चला गया, फिर बाहर नहीं जाने पाया। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ चला गया, फिर बाहर नहीं गया। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ चला गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ चला गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ चला गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ चला गया। तो कुल मिला के ये लाइट एक बार अगर अंदर हो गई, अगर इसके अंदर एक बार ये लाइट घुस गई तो बाहर निकलने के लिए इसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, यानी कि इसने पूरी की पूरी ऊष्मा को, पूरी की पूरी किरण को अपने अंदर अवशोषित कर लिया। लगभग 99.9% जितनी ऊर्जा डाली थी उसने सारी को अवशोषित कर लिया, यानी कि लगभग अप्रोक्स बोल सकते हैं कि 100% उसने अवशोषित कर लिया। तो ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसके लिए 1 मान सकते हैं। तो इस तरह की ब्लैक बॉडी को हम बोलते हैं आदर्श कर्षणिका। तो ये कृत्रिम आर्टिफिशियल, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज 100% ब्लैक बॉडी नहीं है।
बट हमें कई बार ब्लैक बॉडी से चीज़ें आसान हो जाएंगी। ब्लैक बॉडी मानने का मतलब, कृष्णिका मानने का मतलब उनमें ए की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे काम आएंगी चीज़ें। तो ये हमारे लिए फेरिस ब्लैक बॉडी है, जिसको हमने आदर्श ब्लैक बॉडी की इसमें डाला हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आ गई होगी? ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल आर्टिफिशियल या फिर प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी है। क्लियर? ठीक है भाई। ऐसा समझ लो कि मान लो इसमें से 100% गई तो टकराई, 90% चली गई, ऑब्जर्व कर ली, 10% बची, फिर 10% का 90% फिर से ऑब्जर्व करा, तो लगभग सारी की सारी ऑब्जर्व होती गई। ठीक है। तो 99% इसमें से अवशोषित कर ली। हाँ, जब इसे किसी और उच्च ताप पर गर्म करा जाएगा, किसी और उच्च ताप पर गर्म किया जाएगा, तो इन सारी ऊर्जा को ये बाहर भी निकालेगा। ये बाहर भी निकालेगा, इसको बाहर निकालेगा, तो इसका मतलब ये। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि खाली अवशोषित करना ही ब्लैक बॉडी का गुण नहीं है। उसे किसी उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो उसके लिए उसको उत्सर्जित भी करना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी एक मिसकंसेप्शन होता है ब्लैक होल के लिए। तो ब्लैक बॉडी है क्या? सोचो, ब्लैक होल ब्लैक बॉडी है क्या? ब्लैक होल क्या करता है? प्रकाश की किरणों को, प्रकाश के छोटे छोटे कण होते हैं, फोटोन बोलते हैं, उनको भी अपने अंदर खींच लेता है। जो भी उसके आसपास आता है सब अंदर खींच लेता है, सारे प्रकाश को, सारी ऊर्जा को, सबको अवशोषित कर लेता है। तो हम बोलते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा अवशोषित पदार्थ है, लेकिन वो कभी उत्सर्जित नहीं कर रहा कुछ भी, इसीलिए इसको ब्लैक बॉडी की कैटेगरी में नहीं डालते। ठीक है। तो ये कंसेप्शन है, लोगों को लगता है कई बार कि ब्लैक होल भी एक ब्लैक बॉडी है, बट ब्लैक होल इज नॉट ए ब्लैक बॉडी। हाँ, एक अवशोषित करता है सारी किरणों को वो। ठीक है। चलो, अब एक दो डेफिनेशन और हैं जिसे हम बोलेंगे, जो हमने पढ़ तो चुके हैं, थोड़ा सा और उसको अच्छे से करते हैं। अवशोषण अक्षमता हमने पढ़ी ली एक बार, एब्जॉर्प्टिविटी भी पढ़ते हैं। अवशोषकता, अवशोषकता या एब्जॉर्प्टिविटी, ए से डिनोट कर देंगे, ए से डिनोट कर देंगे। तो क्या डेफिनेशन है? या स्पेक्ट्रमी एंड स्पेक्ट्रमी, हिंदी में लिख देते हैं, स्पेक्ट्रमी अवशोषण अक्षमता। यहां से बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है इस चैप्टर को, क्योंकि अब यहां से जो चीजें समझाई जाएंगी वो डायरेक्ट हमारे आगे की चीजों में काम आने वाली हैं। तो प्लीज इनमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो आपने ए के बारे में पढ़ा था कि भाई किसी वस्तु पर कितनी ऊर्जा अवशोषित हो रही है और कितनी ऊर्जा उस पर आपतित हो रही है। तो आपतित ऊर्जा, आपतित ऊष्मा या ऊर्जा, और अवशोषित ऊष्मा या ऊर्जा। इसका जो अनुपात था उसको क्या बोला था हमने? अवशोषण अक्षमता बोला था। इसी को ही एब्जॉर्प्टिव पावर ही बोला था, और इसी को हम क्या बोलेंगे अब फिलहाल? ये क्या था? अवशोषण अक्षमता। ठीक है, अवशोषण अक्षमता। तो इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं कि भाई अगर कोई वस्तु, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, ऐसे ही हमने एब्जॉर्प्टिविटी को डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है? उसको भी हमने ऐसे दिखा रहे हैं, एब्जॉर्प्टिविटी, अवशोषकता। क्या फर्क है? थोड़ा सा अंतर है। कोई वस्तु है, उसका ताप फिक्स है, ठीक है, कोई वस्तु उसका ताप फिक्स ले लो, किसी फिक्स ताप की कोई वस्तु द्वारा अवशोषित ऊष्मा, किसी वस्तु द्वारा ताप T पर अवशोषित ऊष्मा या ऊर्जा, और उसी ताप पर ब्लैक बॉडी, वो भी कैसी? आइडियल का मतलब आदर्श
आदर्श कर्षणिका। आदर्श कर्षणिका। उसी ताप पर आदर्श कर्षणिका द्वारा अवशोषित अवशोषण अक्षमता, ऐसा कह सकते हैं, या ऊष्मा। तो यहां पर कितनी किसी वस्तु द्वारा किसी ताप पर अवशोषित ऊष्मा, तो वही क्या आ गई, QE अपॉन Q ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, अगर ये वस्तु यहाँ पर किसी वस्तु की जगह ये ब्लैक बॉडी हो तो ब्लैक बॉडी के लिए तो सेम हो जाएगी, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा। तो उसका मतलब अगर ये ए ब्लैक बॉडी के लिए करें, ब्लैक बॉडी के लिए क्या बन जाएगा, किसी वस्तु की जगह, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, क्यू ऑफ जर्नल बॉडी। जर्नल का मतलब सामान्य वस्तु। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और क्यू ऑफ ब्लैक बॉडी मतलब आइडियल ब्लैक बॉडी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो, यानी कि जब हम ये अनुपात ब्लैक बॉडी के सापेक्ष निकाल रहे तब इसको हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्टिविटी या अवशोषकता। तो ब्लैक बॉडी के साथ निकालने पर हमने इस गुणांक को, इस कोफिशिएंट को ए लिख दिया। सोचो अगर ये वस्तु भी ब्लैक बॉडी हो जाए तो ब्लैक बॉडी के लिए तो जितनी ऊष्मा इसने अवशोषित की उतनी ये करेगी, तो सारी को अवशोषित कर लेगी। तो ब्लैक बॉडी अपॉन ब्लैक बॉडी के लिए तो 1 आ जाएगा। तो आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ए की वैल्यू हमेशा 1 होती है, याद रखेंगे। ठीक है, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए 1। भाई यहाँ पे भी अगर आपकी जर्नल वस्तु आ जाए, यहाँ पे लिख देता हूँ जर्नल वस्तु और ब्लैक बॉडी वस्तु। जर्नल मतलब सामान्य वस्तु, नॉर्मल कोई बॉडी, और ये ब्लैक बॉडी, तो उनका अनुपात तो कुछ आएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1, क्योंकि ये तो पूरी तरह से अवशोषित नहीं करेगी कुछ ऊष्मा को उस ताप पर, और ये वाली तो सारी ऊष्मा को अवशोषित कर लेगी। तो उसका मतलब ये अवशोषित पूरी तरह कर लेगी, कुछ करेगी तो ये उससे 1 से कम आएगा। लेकिन अगर ये वस्तु भी ब्लैक बॉडी मान लूँ, ऊपर वाली भी, तो ब्लैक बॉडी और नीचे ब्लैक बॉडी, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो कट के 1 आ जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अब मैंने आपको उसमें लिखा स्पेक्ट्रमी अवशोषण अक्षमता। स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता को क्या लिखेंगे, यूनिट वेवलेंथ के लिए। यही सेम सब कुछ क्या करना है, ये जो डेफिनेशन है सेम लिखना है, कोई चेंज नहीं करना। यही सारी की सारी डेफिनेशन को एक प्रति वेवलेंथ के लिए, प्रति तरंग के लिए लिखना है, तो उसको हम लिखेंगे ए लैम्बडा। ए यानी कि क्यू जर्नल बॉडी के लैम्बडा के लिए, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। यहाँ पे तो क्या है, सारी तरंगों के लिए था, एक पर्टिकुलर तरंग के लिए अगर बात करें, क्यू ब्लैक बॉडी, एक विशेष या प्रति तरंग दैर्घ्य के लिए, प्रति तरंग दैर्घ्य या विशेष तरंगों के लिए, विशेष तरंग के लिए, जब एक विशेष तरंग के लिए निकाल रहे तो उसको बोलते हैं एक तरंग के लिए कितनी ऊष्मा इसने अवशोषित की, उसी तरंग के लिए ब्लैक बॉडी ने कितनी ऊष्मा अवशोषित की, और उसका अनुपात कहलाएगा इसकी स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता या स्पेक्ट्रमी एब्जॉर्प्टिव पावर, ए लैम्बडा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी लैम्बडा। जो ये ए थी वो ए लैम्बडा बन गई, तो डी ए अपॉन डी लैम्बडा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई डी ए बराबर ए लैम्बडा डी लैम्बडा, और अगर इंटीग्रेट कर दें तो ए बराबर 0 से, वेवलेंथ क्या होगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए निकाल रहे, लेकिन अब ये वाली क्या है, ये वाली तो सारी वेवलेंथ के लिए था,
ये तो कोर्स किसके लिए था, कोई भी किसी भी ऊर्जा की वेवलेंथ की, किसी भी तरंग दैर्घ्य की बात हो रही थी, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की थी, तो सारी तरंगों के लिए आ गया। सारी तरंगें कितनी निकलती है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी तरंगें निकल रही, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसा भी लिखा सकते हैं, हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन याद रख लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है dA/d लैम्बडा। तो इसको स्पेक्ट्रमी अवशोषण अक्षमता बोलते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कहीं कहीं हमारे काम आ जाते हैं फॉर्मूलों में, और इससे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ आएगी अब उत्सर्जन वाली, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं तो A बराबर दिस, ठीक, और लैम्बडा लगा दो तो स्पेक्ट्रमी, बस काम खत्म। लैम्बडा लगा दो तो स्पेक्ट्रमी एक वेवलेंथ के लिए, ये सारी वेवलेंथों के लिए है, सारी की सारी तरंग दैर्घ्यों के लिए है, और वो एक पर्टिकुलर तरंग दैर्घ्य के लिए है। और अच्छे से जब बात करेंगे हम उसमें, जब इसका स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे तब उसको और अच्छे समझेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं उत्सर्जन अक्षमता। उत्सर्जन अक्षमता के बारे में जानते हैं अभी। ये थोड़ी सी अलग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमिसिव पावर या फिर उत्सर्जन अक्षमता। बहुत ध्यान से समझेंगे, ई से डिनोट कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं एमिसिव पावर। कैसे डिफाइन किया गया, प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊष्मा। कोई भी वस्तु है भाई, कोई भी वस्तु है, उस पर कोई ना कोई ताप है कि नहीं है, ऊष्मा निकलेगी, इसका कुछ क्षेत्रफल भी है A, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बनी, प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊष्मा, उत्सर्जित या ऊर्जा को उत्सर्जन अक्षमता कहते हैं। उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। इसको इसे डिनोट करते हैं सीधी सी भाषा में भाई, प्रति सेकंड यानी कि Q अपॉन एरिया इनटू टाइम। इसी को हम तीव्रता या इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। तीव्रता याद है, मैंने बोला था तीव्रता, तो तीव्रता भी ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे पढ़ेंगे आप तीव्रता की फॉर्म में, या फिर dQ/dt A ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकंड को क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकंड को क्या बोलेंगे, वाट। जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, तो जूल पर सेकंड को बोल देंगे वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं इसको, या वाट पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। इसका मतलब एमिसिव पावर की यूनिट है हमारे पास। अवशोषण अक्षमता जो थी उसकी कोई यूनिट नहीं थी, लेकिन उत्सर्जन अक्षमता की यूनिट है, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये अंतर है बड़ा समय। लेकिन अभी भी एक चीज और बची है, स्मॉल ई, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमिसिव पावर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमिसिव पावर या एमिसिविटी। एमिसिविटी बोलते हैं, दैट इज एमिसिविटी। इसे स्मॉल ई से डिनोट करेंगे, स्मॉल ई से डिनोट कर ले जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल ई से डिनोट करने पर एमिसिव पावर को ई से डिनोट करा, स्मॉल ई से, तो उसको डेफिनेशन क्या बनी, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने उसकी निकाली थी। तो ये बनेगी एनर्जी और किसी दिए गए ताप पर, किसी दिए गए ताप पर किसी वस्तु द्वारा, किसी दिए गए ताप पर किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जन अक्षमता, उत्सर्जन
अक्षमता बटे उसी ताप पर आइडियल ब्लैक बॉडी आदर्श कर्षणिका, आदर्श, जब भी मैं आइडियल ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी लिख रहा हूं तो मतलब आदर्श कर्षणिका द्वारा उत्सर्जन अक्षमता। शॉर्ट में इसको ऐसा लिख लो कि भाई एमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी, सामान्य वस्तु, बटे एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो इसकी यूनिट नहीं होगी क्योंकि दोनों उत्सर्जन अक्षमताएं हैं, तो ये क्या होगा, यूनिटलेस। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो इसलिए यूनिटलेस है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई ये आपने ई लिख दिया, अगर मैं ई की ब्लैक बॉडी की बात करूं तो अगर यहाँ पे भी दी गई वस्तु जो है वो भी ब्लैक बॉडी हो जाए तो ब्लैक बॉडी भी ऊपर, नीचे ब्लैक बॉडी, अगर ऊपर भी ब्लैक बॉडी कर दी जाए, नीचे भी ब्लैक बॉडी कर दी जाए, तो ब्लैक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। तो याद रखेंगे, इसका मतलब ये तो पूरी तरीके से उत्सर्जित करेगी 100%, लेकिन ये पूरी तरह से 100% उत्सर्जन नहीं करेगी। इसका मतलब वास्तव में तो ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, लेकिन ब्लैक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, एमिसिविटी ई। तो ये याद रखेंगे। अब इसी में भी एक और वर्ड आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल उत्सर्जन अक्षमता, स्पेक्ट्रल उत्सर्जन अक्षमता। ये भी ध्यान रखनी है कि भाई स्पेक्ट्रल वर्ड जहां पे भी आ गया ना, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मतलब एक वेवलेंथ के लिए, एक तरंगदैर्घ्य के लिए, भाई इसमें से तो जो चारों तरफ तरंगे निकल रही है, क्या इसमें अगर मैं इसको कोई भी वस्तु मान लूँ तो उसमें तो बहुत सारी तरंगे निकल रही। अगर ये ब्लैक बॉडी मान लूँ, क्या इसमें से जो तरंगे निकल रही 0 से लेके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ निकल रही, हर तरह की वेवलेंथ इससे निकल रही है, ठीक है, ब्लैक बॉडी में। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए बात करें तो ये क्या बन जाएगी, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब क्या हो जाएगा, ई लैम्बडा। ई लैम्बडा मतलब क्यू लैम्बडा ए टी या फिर डी क्यू बाई डी टी ए। ये भी एक पर्टिकुलर लैम्बडा के लिए, एक विशेष वेवलेंथ के लिए जब हम उत्सर्जन क्षमता को निकालते हैं तो उसको हम स्पेक्ट्रल वर्ड लगा देते हैं, और कुछ नहीं करना है। स्पेक्ट्रल का मतलब एक विशेष वेवलेंथ के लिए, छोटी सी वेवलेंथ के लिए, है ना, बहुत सारी वेवलेंथ है ना इसमें से। अगर आप इसको ऐसे ध्यान से समझो कि भाई ये ई लैम्बडा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ई बाई डी लैम्बडा, यानी कि एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ। इसको क्या बोल सकते हैं, उत्सर्जन अक्षमता पर इकाई तरंगदैर्घ्य। आप क्या बोलेंगे इसको, उत्सर्जन अक्षमता, उत्सर्जन अक्षमता पर इकाई तरंगदैर्घ्य। तो याद रखने की चीज है, और अच्छे से याद रख लो ऐसे, तो डी ई इक्वल टू क्या बन जाएगी, ई लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा, ये इधर चला जाएगा। अगर सारी वेवलेंथ की निकालनी, ये तो किसके लिए था, फुल वेवलेंथ के लिए, तो क्या करो 0 से इंफिनिटी, तो आएगी ई बराबर 0 से इंफिनिटी ई लैम्बडा डी लैम्बडा। बोलो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, याद रखना। काम की चीज क्या है वो ध्यान दे, काम की चीज है ये और ये काम, ये ज्यादा आने वाले हैं, वो तो मैंने आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बता दिया, जिनकी इनकी अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो आपको उससे कंफ्यूजन होना कि भाई ये क्या है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले के फॉर्म में कभी कभी कहीं दिख जाए तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए। काम में आने वाली डेफिनेशन ये है, काम में आने वाली डेफिनेशन ये है, ये आपकी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, और ये सारी वेवलेंथ उत्सर्जित करेगा। इसका मतलब ये अगर ब्लैक बॉडी है तो सारी वेवलेंथ उत्सर्जित करेगा, या फिर एक रेंज करेगा अगर वो जनरल बॉडी है, एक सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु में क्या होगा कि कुछ वेवलेंथ को, कुछ तरंगदैर्घ्य को उत्सर्जित करेगा, कुछ को नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमें दिमाग में रखते हुए एमिसिविटी की वैल्यू 1 होती है ब्लैक बॉडी के लिए, बाकी 0 और 1 के बीच में होती है। ध्यान रखना, उत्सर्जन अक्षमता अलग चीज है, परावर्तन अक्षमता अलग चीज है। परावर्तन तो कोई चीज गिरी ऐसे निकल गई ऊपर, उसके परावर्तित हो गई, लेकिन उत्सर्जन किसके कारण है, उत्सर्जन किसके कारण है, ओनली एंड ओनली ताप के कारण। ताप के कारण उसमें से कितनी ऊष्मा निकल रही है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल भी होगा, एरिया भी होगा,
उसका ताप भी होगा, प्रति सेकंड उसमें से ऊष्मा निकल भी रही होगी। उसी को हमने क्या बोला, MEC पावर की यूनिट भी है, डायमेंशन भी है, सब कुछ है ना। चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो, इसकी यूनिट लिखना चाहो तो डायमेंशन mL2T-2 अपॉन T और L2, ये कट जाएगा। लो भाई MT-2-3, ये इसकी डायमेंशन आ गई भाई, ये आ गया ना। इसकी क्या आ गई, एनर्जी है mL2T-2, टाइम की T आ गई, मीटर स्क्वायर की, एरिया की मीटर स्क्वायर L स्क्वायर आ गई, L स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये ऊपर चला गया MT-3, तो ये इसकी डायमेंशन भी लिख देंगे। ये छोटी सी बात है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं स्टीफेंस लॉ। क्लियर। अब हम आगे स्टीफेंस लॉ पढ़ेंगे, जिसमें एमिसिविटी के बारे में भी काफ़ी यूज होगा और ये एमिसिव पावर का भी काफ़ी यूज होगा, और उसको निकालना किसी ताप पर क्या होगा, उसके बाद उसका न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ेंगे, और फिर किरचॉफ लॉ और वीन्स का नियम पढ़ेंगे, जिसमें कि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स और पूरी कैलकुलेशन है, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ तक इस चैप्टर की ये बेसिक थ्योरी थी, बेसिक डेफिनेशन थी, जो आपको याद रखनी है। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।